उसे बहुत उदास से देख रही होती है। मायरा उदासी से कहती है, और कितनी ढूंढूं उन्हें दूं, आखिर सारी कोशिश तू कर के देख चुकी तू, अब और उसे ढूंढने में कितना अपना टाइम बर्बाद करेगी तू। इतनी भी उम्मीद मत पाल। मायरा ने यह सब राही के दर्द को महसूस करते हुए कहता था। राही की पलकें अभी भी नम थी, उसका गला भर चुका था। राही भरे आवाज में उदासी ही तो है मायरा, जिसने अभी तक तो है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आल पर प्रेस कर दीजिए, तो ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, लॉकेट के साथ यहाँ वहाँ भटक रही थी मायरा। राही के विखेर वाले जो उसके फेस पे आ रहे थे, उसे उसके कानों में के पीछे करते हुए शांत भाव से कहती है, तू यही बैठ, मैं तेरे लिए कुछ पीने के लेकर आती हूँ। तू बहुत ज़्यादा थक गई है। हम राही ने थकान भरे शब्द में कहा था। वो अब वहाँ चुपचाप सी बैठी थी और इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक कार में जाती है, जिसमें बैठा इंसान उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, और कार थोड़ी दूर में थी, इसलिए राही उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो कार ट्रैपिंग के कारण वहाँ रुका था। राही अब वहाँ से उठती है और उस घर की तरफ जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर अब कार में बैठा इंसान उसे साफ दिखने लगा था, जिसे देखकर राही के चेहरे में एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा जाती है। राही मुस्कुराते हुए स्वयं राही की खुशी का अब ठिकाना नहीं था, लेकिन राही की ये खुशी कुछ ही पलों की थी। ट्रैफिक खत्म हो चुका था और गाड़ियां अब जाने लगी थी। वहीं स्वयं भी अपना कार स्टॉक कर अब वहां से जाने लगता था। स्वयं को जाता देख राही उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, लेकिन गाड़ी के शोर के कारण स्वयं तक उसके आवाज पहुंच ही नहीं था। स्वयं की कार अब वहां से जाने लगती थी, जिसके राही बिना आगे कुछ पीछे कुछ देखे उस कार के पास भागने लगती थी। राही लगातार स्वयं को आवाज लगा रही थी। राही अभी भी उस कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी। कार के पीछे दौड़ते हुए राही एक दो बार गिर भी गई, लेकिन वो फिर भी उस कार के डायरेक्शन में जा रही थी। उस कार का पीछा करते करते वो ये ही भूल गई थी कि वो डोर की बीचों बीच आ चुकी है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और राही जोर से बीच सड़क में गिर जाती है। राही के गिरने पर उसके एल्बो और पैर से हल्की चोट भी लगती है। राही अब जैसे तैसे अपने एल्बो को सहलाते हुए उठती है, क्योंकि चोट की वजह से दर्द हो रहा था। लेकिन राही जैसे ही उठकर पीछे मुड़ती है और एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रही होती है।
उस कार को अपनी तरफ आता देख राही की पैर डर से वही जम गए थे। उसे अब पूरी भरोसा हो चुका था कि ये कार उससे टकराएगी। राही अब डर से अपने फेस को कवर कर लेती है, लेकिन अचानक कोई आकर उसे वहां से खींच लेता है। राही को जब ये एहसास होता है कि उसे किसी ने वहां से खींचा लिया है, वो धीरे से अपना आंखें के पास की 2 उंगलियों को निकालती है, जिससे वो देख पाए कि वो सही सोच रही है कि नहीं। राही अब चैन की सांस लेती है और जब वो देखती है कि वो डोर की साइड में खड़ी अब अपने हाथ को अपने फेस से निकालती है और अपने सीने से हाथ रखते हुए कहती है, बच गए, लेकिन मुझे यहाँ खींचा किसने? राही बड़े हैरानी से ये कहती है, मैंने। ये आवाज़ राही की साइड से ही आ रही थी, लेकिन राही ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई उसकी साइड में खड़ा है। अब राही जल्दी से अपने साइड में मुड़कर देखती है तो वहाँ कबीर खड़ा होता है, जो अभी हैरानी से, कन्फ्यूजन और फिक्र के मिले जुले भाव से उसे देख रहा था। राही को धड़कनें कबीर को देखकर काफ़ी तेज हो गई थी। कबीर को देखते ही उसकी मन में तितलियां उड़ने शुरू हो गई थी। राही हैरानी से आंख बड़े किए कबीर को बस एकटक देख जा रही थी। कबीर कहता है, तुम बीच रोड में क्या कर रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है अगर मैं सही टाइम पे नहीं खींचता तुम्हें तो क्या होता? कबीर ये सब बड़ी फिक्र से कह रहा था, लेकिन मजाल है कि राही को कुछ सुनाई दे रहा हो। वो अभी बस कबीर के बिना पल की झपकाए देखे जा रही थी। अपने सवालों का कुछ जवाब ना मिलता देख कबीर राही की आंख में सामने अपने हथेली को हिलाता है, जिससे राही अपने सेंस में वापस आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ कुछ कहा या क्या आपने? राही की बात सुन कबीर डिसबिलीव से अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ बीच रोड में क्या कर रही थी? राही, ये तो मैं किसी का पीछा कर रही थी। क्या? कबीर हैरानी से पूछता है। राही को कुछ पल के बाद एहसास होता है कि उसने अभी क्या बोला है। राही अब अपने शब्द को ठीक करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो बस रोड क्रॉस कर रही थी और मेरा पैर फिसल हो गया, इसलिए मैं। ये सब कहते हुए अब राही की से इधर उधर देखने लगती है। कबीर, अच्छे ठीक है, लेकिन ये बहुत डेंजर हो सकता है, आगे से संभाल कर रोड क्रॉस करना किया करो। कबीर की बात सुनकर राही चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाती देती है, लेकिन तभी कबीर की नज़र राही के हाथों पे जाती है जहाँ उसे चोट लगी हुई थी। कबीर राही के हाथ को पकड़ता है और फिक्र से कहता है, और तुम्हें तो चोट लगी है, मैं इसके पे ब्लड भी निकल रहा है। कबीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए राही
कहती है, हल्की ही चोट है, ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र मत कीजिए कबीर, लेकिन ये हल्की सी चोट है, नहीं है। तुम मेरे साथ मेरी कार के पास चलो, मैं इसमें ऑर्नामेंट लगा देता हूँ। राही लाइट इस्तेमाल करते हुए, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर इसमें ऑर्नामेंट लगा लूँगी। कबीर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चोट को ऐसे खुला छोड़ना सही बात नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है। तुम मेरे साथ चलो। कबीर अब वहाँ से मुड़ता है और अपने कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद कबीर पीछे मुड़ता है तो देखता है राही वहाँ थी ही नहीं। राही वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। कबीर हैरानी से, अरे ये कहाँ गई? अपने लिए बहुत लापरवाह लड़की है, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था, जो आंख बंद करके रोड क्रॉस कर रही थी। वहीं वहाँ से निकलने के बाद राही कुछ दूर दौड़कर जाती है, इस आस में कि उसे वहाँ स्वयं दिख जाए, लेकिन स्वयं अपने कार में था। वो उस लोकेशन से काफ़ी दूर निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ स्तुति और आरव एक कैफे में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। स्तुति अपना सर नीचे झुकाए अपनी उंगलियों में खेल रही थी। उसे देखकर लग रहा था मानो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो, और जब कि आरव बहुत कैल्मनेस के साथ बैठा हुआ था। स्तुति की नज़र अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन साइलेंस ब्रेक करते हुए स्तुति कहती है, मैं मेरे पापा ने मुझे यहाँ भेजा है तुमसे बात करने के लिए, या यूं ही तुम्हारे दिल की बात जानने के लिए। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? आरव सामने टेबल में रखे कॉफ़ी की तरफ सिप लेता है और कहता है। स्तुति एक गहरी सांस लेती है और कहती है, देखो आरव, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और ये शादी नहीं करना चाहते, और मैं ये शादी सिर्फ अपने पापा के कहने पर कर रही थी, लेकिन मुझे मेरे पापा से बात करने के बाद एहसास हुआ कि ये हम दोनों की शादी गलत कर रहे हैं। नफरत और बिना भरोसे के साथ कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ने आई हूँ। स्तुति जल्दी से अपना रिंग निकालती है, जो आरव में सगाई वाले दिन पहनाई थी, और उसे टेबल में रखकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। आरव को इस सब के बीच कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। आरव कुछ भी कह पाता या कर पाता, उससे पहले ही स्तुति कॉफ़ी के बाहर निकल चुकी थी। आरव बस जाते हुए स्तुति को बेहसी से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने केबिन में काम कर रहा था। उसका असिस्टेंट अभी उसके सारे सैंडल के बारे में बता रहा था। स्वयं अभी भी लैपटॉप में काम किए जा रहा था। तभी स्वयं का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन पे अंगद का नेम प्लेस हो रहा था। फ़ोन रिसीव करने से पहले स्वयं अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है।
और कहता है तुम बाकी की फाइल चेक करो, मुझे शाम तक उसकी डिटेल्स दो। असिस्टेंट हमें अपना सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। स्वयं फ़ोन रिसीव करता है। सामने से अंगद कुछ ऐसा कहता जिससे स्वयं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। स्वयं के चेहरे में अभी फिक्र साफ झलक रही थी। स्वयं फ़ोन रिसीव करता है। फ़ोन रिसीव करते ही स्वयं, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मुझे थोड़ा देर बाद कॉल करना। स्वयं फ़ोन रखने ही वाला होता है, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से अंगद फिक्र से भाव से, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वयं हम बोलो। अंगद मुझे याद है वो दिन, राहुल काया का फ्रेंड। स्वयं हाँ। तो अंगद अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है वो अभी देहरादून में है। स्वयं हैरानी से, क्या? अंगद हाँ, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है उसे पकड़ने का और काया की सच्चाई सबके सामने लाने का। हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो सो जस्ट बी रेडी। फोन रखते ही स्वयं मन में सोचते हुए बिना सुकून सबूत के कोई भी भरोसा नहीं करता कि तानी ने कुछ भी नहीं किया था। ये सब काया की प्लानिंग थी। लेकिन अब तानी की पूरी फैमिली मानेगी कि वो बेगुनाह है। तभी स्वयं के फ़ोन में फिर से किसी का एसएमएस का नोटिफिकेशन आता है। इस बार एसएमएस तानी का था, जिसे देखकर स्वयं के ओठों पे एक स्माइल अपने आप ही आ गई। माय लव, मैं आज पूर्वी के साथ घर चली जाऊंगी, तो आज मुझे ऑफिस पिक करने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं एसएमएस पढ़ने के बाद स्वयं अपने बाल में उंगलियां फेरते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, ओह तानी, आखिर कब तक शर्माओगी तुम मुझसे? तुम सुबह भी ऑफिस अकेले ही चली गई। वहीं दूसरी तरफ आरव ही बिना किसी भाव के कैफे में ही बैठा हुआ था। वो अभी भी टेंशन में रहे सफाई की उंगलियों को देख रहा था। आरव अब उस उंगलियों को उठाता है और तेज कदमों से कैफे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद आरव धीरे धीरे देखता है ताकि स्तुति उस नजर आए जाए। आरव को स्तुति देखती है। आरव दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसके कलाई पकड़ लेता है, जिससे स्तुति पीछे मुड़ती है। आरव को कैसे अचानक अपने हाथ पकड़ता देख स्तुति हैरान थी, लेकिन अब उसकी हैरानी फिक्र में बदल लगी थी। है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आशा करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में।